गुड इवनिंग, नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेक्चर ऑफ करंट लीगल अफेयर्स का लेके। कुछ इंटरेस्टिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिए हैं। ज़्यादातर मैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कवर करूंगा यहाँ पे, पर हाई कोर्ट के भी कुछ जजमेंट हैं जो कि बहुत ही रेलेवेंट हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन एंड सी। तो कुछ ये डिस्कस करेंगे, जैसे एक वेल्थेपू श्रीनिवास का केस है, राइट, फिर सुंदरलाल, फिर शेख सखावत, ये छोटा सा इंडेक्स बनाया हुआ है, और फिर बंसीलाल काबरा, सुरेश कुमार सिंह, टेरेसा मैरी का केस है। फाइन, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं जो पहला जो केस है, वेल्थेपू श्रीनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, नाउ तेलंगाना, ओके, एंड अनदर। सो अब इस केस में हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दैट कॉमन इंटेंशन, ये सब हमको पता है, कॉमन इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आईपीसी का सेक्शन है, ये प्रीलिम के लिए नहीं, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में मेरे ख्याल से तो ये आ ही जाता है। फाइन, सो has held that the common intention under the provisions of section 334 of IPC cannot be inferred mechanically। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, mechanically, merely based on the presence of the accused near the scene। यानी कि मैकेनिकली का मतलब ये है कि देखो, जजेस जब आप जजमेंट ले रहे हैं तो यू नीड टू बी अलर्ट, यू नीड टू बी डूइंग जुडिशियस वर्क। तो जुडिशियली एंड मैकेनिकल में फर्क है। जुडिशियली का मतलब ये है कि यू आर ऑलवेज सीइंग 360 डिग्री व्यू, आप उसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं और फिर एक डिसीजन ले रहे हैं। मैकेनिकल का मतलब ये है कि आप बैठ गए, अच्छा पहले ऐसे होता रहा था, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो ये काम जैसे एक मशीन नहीं चल रही होती है कि हाँ भाई इसमें ये डाला तो ये इनपुट आ जाएगा, ये डाला तो, ऐसा नहीं है। जजेस का काम कुछ ऐसा नहीं है। जजेस का काम बहुत डायनामिक है, हर केसेस के अपने नुआंसेस हैं, उनको उन्हें पकड़ना पड़ता है और डिसीजंस वैसे ही देनी पड़ती है। तो इस केस में क्या हुआ, थोड़ा सा उसके फैक्ट्स को हम पता करते हैं क्या है। सो फैक्ट्स क्या है इन दिस केस, accused 1 to 4 belong to the same family, ठीक है, एंड द डिजीज्ड यानी कि जो विक्टिम है केम फ्रॉम द सेम विलेज। तो यानी कि एक ही गांव का सीन है ये, भले ही फैमिली थोड़ी अलग है बट काफी क्लोज है मामला। द सिस्टर ऑफ द डिजीज्ड यानी कि जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है, द सिस्टर ऑफ द डिजीज एंड द वाइफ ऑफ द एक्यूज्ड वेयर द पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स। ठीक है, यानी कि दो महिलाएं इलेक्शन लड़ रही हैं, पंचायत इलेक्शन, और वाइफ्स को एक्चुअली होता क्या है कि अब तो सीट्स भी रिजर्वेशन हो गई है ज़्यादातर, तो ये आदमी लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ को एज अ प्रॉक्सी खड़ा कर देते हैं, काम पीछे से वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड वो काम कर ही रहे होते हैं। एनीवेज, सो दे वर बोथ पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स। नाउ इन द इलेक्शन द सिस्टर ऑफ द डिजीज्ड सक्सीडेड, तो एक को तो जीतना है तो एक जीत गई, एंड द वाइफ ऑफ A4 लॉस्ट, यानी कि एक्यूज नंबर 4, that and that unfortunately led to the animosity। बस इसी चक्कर में उनके बीच में अब वो झगड़े का कारण बन गया between the two and eventually leading to the murder। मतलब मामला इतना सीरियस हो गया कि one party killed another party's member। The trial court found all the 4 accused guilty for the murder of the deceased and convicted them under section 302। तो ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था। अब इसके बाद ये गया कहाँ, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि यस द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड डिसमिस द अपील्स। देयर आफ्टर दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसको अलाउ किया, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा इस केस में। सो द कोर्ट सेज द इन्फरेंस वाज ड्रॉन मैकेनिकली अंडर द सेक्शन 34 merely based on his presence near the scene of the offense and his familial relations with the other accused। सेक्शन 34 में होता क्या है, फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इन सेक्शन 34 इज अ प्री कंसर्ट ऑफ माइंड। दो या दो से आदमी के बीच में एक पहले से एक प्री कंसर्ट है कि चलो लेट्स डू दिस। मतलब दो बंदे चाय पी रहे हैं और दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, तो एक कहता है कि चलो बैंक लूटते हैं, दूसरा कहता है चलो करते हैं। So now, so there is an agreement between them and they have gone there to execute it। तो एग्रीमेंट के बाद जब वो एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो कॉमन इंटेंशन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए वहां पे,
ओके तो अब एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना होता है आपको वहां पे, वो किसी तरह से भी हो सकता है। मान लो आप रॉबरी में 4-5 लोग गए हैं, अगर आप बाहर ही खड़े होकर सिर्फ यू आर कीपिंग अ वॉच कि कहीं पुलिस ना आ जाए, तो उसमें भी आप जाएंगे। ऐसा आप फिर बाद में नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो अंदर नहीं गया था, मैंने तो चोर पैसे नहीं उठाए थे वगैरह, बिकॉज यू आर देयर in mind, okay, and that job is also very important, what you are keeping a watch out there, right? तो ये चीज है। However, लेकिन जब कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि ऐसा ना हो कि 4 आदमी हैं, 4 आदमी तो हैं वहां पे, लेकिन अगर डाउट ये है कि 4 में से 1 या 2 वो हैं तो सही, पर क्या वो वेर दे इन एग्रीमेंट की नहीं आज इसका मर्डर करना ही है, क्या पता वो वैसे ही खड़े हों। यही तो काम है कोर्ट का। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि यस, वो जो एक्यूज्ड नंबर 4 है, जो ही वॉज देयर, वो प्रेजेंट था। फैमिली को, भाई क्लोज फैमिली के बीच में हो रहा है तो वो प्रेजेंट तो था वहां पे। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि हिज प्रेजेंस वॉज इनफ टू कन्विक्ट हिम ऑल्सो एंड ब्रिंग हिम अंडर द एम्बिट ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड पनिश हिम फॉर मर्डर? बिकॉज ऑफ वट एवर द प्रूफ्स वर सबमिटेड, एविडेंस वर गिवन, यहाँ पे अभी भी डाउट का काफी रूम था कि नहीं ऐसा, वी डोंट नो कंक्लूसिवली वेदर दैट ही वाज देयर along with others to murder that person. तो ये कहते हुए कोर्ट ने ये कहा कि just because he was there और उनमें क्लोज फैमिली रिलेशनशिप है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ इसका भी एग्रीमेंट होगा, इसकी भी हामी होगी कि इसका मर्डर कर देते हैं जाके। तो ये चीज कोर्ट ने कहा कि इसीलिए वी कैन नॉट गो मैकेनिकली लाइक दिस। ओके, सो द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट प्रोसिक्यूशन हैज नॉट बीन इन अ पोजिशन to establish accused 3 shared the common intention with the other accused in this case, right? So that is so important here. Now another case is Sundarlal versus state of Uttar Pradesh and another. अब इस केस में क्या हुआ है, recently the Supreme Court in the above matter has held that witness can be summoned as a defense witness who was shown in the prosecution but not examined, very important, not examined by the prosecution. यानी कि एक आदमी को, देखो ट्रायल का मतलब आपको पता है कि दोनों साइड अपने अपने विटनेसेस को देते हैं। तो जब जो प्रोसिक्यूशन के सामने जो विटनेस है, ठीक है, मान लो कि ऐसे प्रोसिक्यूशन से कि नहीं यू विल बी आवर विटनेस, यू विल बी गिविंग योर स्टैंडिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो मैं हूं प्रोसिक्यूशन का विटनेस, बट प्रोसिक्यूशन मुझे एग्जामिन नहीं करती है, ओके, मेरे को वैसे ही छोड़ देती है। इस चीज को डिफेंस वाले क्या करते हैं, वो मुझे ले लेते हैं, बोलते हैं हाँ भाई आप हमारी तरफ से, हम आपको एग्जामिन करना चाहते हैं, आप हमारे विटनेस बनिए। फाइन, तो क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसी पे सवाल है ये सारा। तो लेट्स सी। तो अब इन दिस केस द एपेलेंट जो था, ही वाज मैरिड एंड हिज वाइफ कंज्यूम्ड पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ हर ओन अकॉर्ड एंड डाइड बाय सुसाइड। उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसके जो रिलेशंस में है, जो फादर मदर और बाकी है, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, बिकॉज शी वाज सो मच हरास फॉर डाउरी दिस एंड दैट, तो इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो अब इस कंप्लेंट के बेसिस पे जो ये एपेलेंट है, इस पे 304B यानी कि कल्पेबल होमिसाइड बाय डाउरी, डिमांड फॉर डाउरी 304B का हुआ। फिर आईपीसी के सेक्शन 498A है, जो आपको पता ही है, जो फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट होता है किसी भी वाइफ का, आईपीसी, एंड सेक्शन 23 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये 3 लॉज इसमें लगा दिए गए। नाउ जो डिजीज्ड का जो ब्रदर था प्रदीप was mentioned as a prosecution witness. तो यानी कि जो उसका भाई था, ओके, he जो the lady that died, he was mentioned as a prosecution witness but never examined. Okay. However, during the trial, Pradeep was discharged by the prosecution without being examined. After prosecution evidence was closed and the statement of accused under section 313 of the Criminal Procedure Code was recorded, the appellant moved an application under section 233 of the CRPC seeking to summon Mr. Pradeep. जो अब सेक्शन 233 ये पावर देता है कि अगर कोर्ट को जस्टिस करना है तो दे कैन समन, राइट, सो दे कैन समन एनीबॉडी। सो दे सेड कि नहीं हमें प्रदीप को एग्जामिन करना है, बट द अदर पार्टी सेड कि नहीं वो तो हमारा विटनेस है, हाउ कैन ही गो इन देयर।
तो इस केस में कोर्ट ने कहा द ट्रायल कोर्ट डिसमिस द अपेलेंट्स एप्लीकेशन एंड इवन द हाई कोर्ट ऑफ द इलाहाबाद आल्सो डिसमिस्ड इट. सो देयरफॉर देन दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस केस में. कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज नो बार in the law for examining the said witness as a defense witness. The appellant is permitted to examine the prosecution witness as a defense witness. भाई आपने अगर देखो कोर्ट के पास ना बहुत पावर है, ओके, प्लस आपने पहले अपना प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस बनाया बट आपने कभी उसको एग्जामिन ही नहीं किया. डिफेंस उसको मानना चाहती है तो, और अगर डिफेंस को लगता है कि ये इट कैन फर्दर द जस्टिस प्रोसेस एंड अराइव एट द राइट डिसीजन, तो देयर इज नो हार्म. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड. So all in all, what is required is that what is the the idea of the judgment is ki if a opposite party's witness is not examined, then the other party can examine him, right? Then another case which is important is Sakhawat versus State of Uttar Pradesh. Here the appellant was convicted of murder and attempt to murder, though he was later released on bail. तो देखो heinous crime है but उसको bail दे दिया गया था. Now, however, while hearing his appeal, the High Court found the prosecution case reliable enough to dismiss the appeal and cancel the bail of the appellant. तो bail को challenge किया गया कि bail क्यों दे दिया आपने, तो वहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, ये इसका बेल गलत है, ठीक है. Now, hence the appellant approached the Supreme Court. The SC registry called for the soft copy of the record of the trial court. Obviously, they will see exactly what happened. The SC ordered the soft copies thereof to be provided to the learned counsel appearing for the parties. तो दोनों को soft copy दे दिया जाए, right? Now what the Supreme, इस केस का importance क्या बहुत ज़्यादा नहीं है, but थोड़ा सा है. अब just let you know, the Supreme Court said that the learned counsel appearing for the petitioners shall place on record the printed version of all the depositions of the prosecution witnesses. ये तो ठीक है, this is procedural, ये तो चाहिए. But what is important here is that the court further say that it will be if the registry of the court stops referring the trial court as lower court. ये basic इसका इस judgment का पूरा जो main why it came into news was कि the Supreme Court has taken dim view कि आप इन्हें lower मत बोलिए, court ही है, okay? It is a trial court. इस यहाँ पे trial होता है and trial is a very very important फंक्शन इन द एंटायर जस्टिस प्रोसेस. वहीं पे सारे एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया जाता है, उसी के बेसिस पे आगे केस बढ़ता है या नहीं बढ़ता, राइट. सो दे सेड कि नहीं दैट इवन द शुड बी नॉट. सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि ट्रायल कोर्ट का जब भी आप बुलाएंगे किसी भी रिकॉर्ड को, तो वी विल नॉट से एलसीआर, दैट इज लोअर कोर्ट रिकॉर्ड, रादर इट शुड बी प्रॉपरली वर्डेड एज अ ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड, दैट इज टीसीआर. So accordingly the court directed the registrar judicial to take note of this order and this order should be sent to him. Fine. So this is the main, now another case, this is a Bombay High Court case, Bansilal S. Kabra versus Global Trade Finance Limited versus another. So Bombay High Court held that when a magistrate is conducting a mandatory inquiry under the provisions of section 202, mandatory inquiry, okay, under section 202 of the CRPC, before summoning an accused living beyond the jurisdiction, the magistrate shouldn't solely rely on the allegations of the private complaint. अब किसी ने private complaint कर दिया, fine, to the magistrate. Magistrate आपको पता है section 200 से section 204, very important. So magistrate has taken the cognizance of the case and he is pursuing. So the point is कि आप summon issue करने के पहले, you need to really see, and especially when जब जो accused है, okay, जिसके against में complaint है, he is not in your jurisdiction. मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट है, वो कहीं और रह रहा है, मान लो पुणे में, दिल्ली में कहीं पे, तो ऐसे केस में the court should not go merely on what the complainant has alleged. आपने देखा उसने बोला ये कि नहीं, इसके साथ में आपको ये भी देखना है अपना जुडिशियल माइंड लगा के कि जो कंप्लेनेंट ने जो भी उसमें डॉक्यूमेंट या कोई भी विटनेस एग्जामिनेशन के लिए रखा है, हाउ मच इट इज क्रेडिबल, एंड क्या ये एक तरीके से कोर्ट को ले जाता है कि हाँ वाकई में देयर इज अ सब्सटेंस टू व्हाट ही इज एलिजिंग, तब तो आप उसे समन कीजिए, अदरवाइज डोंट डिस्टर्ब एनीबॉडी, राइट. दैट इज द आइडिया. व्हाट इट सेज वाज इन दिस केस चीफ जस्टिस उपाध्याय एंड भारती डांगरे
and Arif Doctor were dealing with the issue that whether any inquiry under section 202 of the CRPC is mandatory before summoning an accused residing outside the court's jurisdiction, especially when the accused is residing in another city. Okay. So the court passed the order while disposing on old reference as divergent views were taken by single judge of the Bombay High Court. So therefore what it says that it observed that magistrate is conducting a mandatory inquiry under 202 CRPC before summoning an accused who lives outside the jurisdiction. The magistrate shouldn't solely rely on the allegations in the private complaint as it can be used as an instrument of vendetta. होता है कई बार लोग झूठी एफआईआर जानबूझ के एफआईआर फाइल कर लेते हैं, एफआईआर नहीं हो पाता तो मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर देते हैं जस्ट टू सेटल स्कोर्स. ठीक है, भले केस में कोई दम वम है नहीं, बट लेट्स काइंड ऑफ हैरेस द अदर पार्टी. तो कोर्ट ने यही कहा है मैजिस्ट्रेट को, सो डू नॉट एक्ट मैकेनिकली, go through it. Inquiry means the file that has been given, the complaint that has been given, you must go very thoroughly, satisfy yourself that yes, there is some prima facie case which is made out so that you can summon the accused. Okay, so it was held that the magistrate should undertake a deeper examination after recording the complainant or witness's statement on oath. Okay, and documentary evidence as to ascertain if there are sufficient grounds to issue the process. Okay. And next case is Suresh Kumar Singh versus State of Uttar Pradesh through Additional Chief Secretary, Department of Home, Lucknow and another. Okay. Held that a person summoned under section 319 of the CRPC cannot seek discharge under 227 of the CRPC. Section 319 का mandate ये है कि अगर कोर्ट को जब भी लगे at any stage that they want to summon somebody, okay, who has not been named as an accused, they can make him the party, make him an accused, और उसको बुला के उसके फिर उस पर उसको एग्जामिन कर सकते हैं वो. Fine. So the counsel for the applicant filed an application for the discharge under 227. तो सेक्शन 227 में आप डिस्चार्ज ले सकते हैं. होता है ना, जब आपके मैजिस्ट्रेट के पास कोई भी केस जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, द मैजिस्ट्रेट कैन डू टू थिंग्स. He can take cognizance and proceed, or he can discharge, right? So they went for a discharge. So they filed an application here for CRPC. So in this case, the court said कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको 319 में कर दिया तो आपको सेक्शन 227 में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा. The court has the power, they can summon you and they can do it. So you can't seek a discharge just because you have been, आपको पहले नाम नहीं लिया था, अब आपका नाम लेके बुला लिया गया. ओरिजिनल में आपका चार्जशीट में नाम नहीं था, पर अब बुलाया तो आप डिस्चार्ज ले लोगे, ऐसा नहीं है. ओके, ऑलराइट. सो देन वी हैव टेरेसा मैरी जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. सो द केरला हाई कोर्ट इन द अबव मैटर हैज हेल्ड दैट द रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी इन्वोक फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. ओके, तो 226 क्या देता है आपको? रिट पावर्स देता है, राइट? सो लेट्स सी. सो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट when an effective alternative remedy is available to the petitioner to approach the competent civil court under order 21 of the CPC for executing decree passed by civil court, then the petitioner cannot approach the court under 226. See, remember, जो writ powers हैं, these are extraordinary powers granted to the court to exercise it in extraordinary situation. Extraordinary situation means that, see, normally it is against the state, okay? Even against the state, if there is an alternative remedy, then you first try that remedy instead of jumping straight away to the invoking writ powers here. So in this case, the court similarly said कि जब आपको CPC में आपको ये already आपके पास एक वो दिया हुआ है, remedy दिया हुआ है, then why you are jumping straight to the writ remedy, right? Okay, so all in all, so we have a few of the judgments here. Most of the judgments जो अगर आप और देखेंगे February का, we have already covered in law वाला, right? So if you want more further details, especially जो electoral bonds का, जैसे उसका भी अभी judgment आया हुआ था, and we have covered it in detail also. So there will be videos which will be available. तो आप उस videos को वहाँ पे detail में देख सकते हैं. That is why I did not cover here, because I thought it has already been done, right? So that's all for me for today.
Thank you so much for joining in, and very soon I will come up with another installment of the latest current happening in legal affairs, right? So thank you.